गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अपने 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिन्हें पूरा डिटेल से अच्छे से क्वेश्चंस को अपने पढ़ेंगे। और इसी के साथ में जो अपने लास्ट में आज पढ़ने वाले हैं 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, किसके कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपकी भर्ती है, जैसे कि कांस्टेबल की भर्ती, एसएससी में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी अपने अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में क्या है। सबसे पहले देखते हैं अपना आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सिर्फ अपने को ये नहीं है कि अपने टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया, उसको एक पेज पे लिख लिया, दीवार पे चिपका दिया, इतने से अपना कुछ भी नहीं होगा। या बुक ला के रख ली, सब कुछ अपने पास मटेरियल है, लेकिन अपने पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। सिर्फ और सिर्फ सोचने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने अपनी क्लास की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, आप सभी को पता है, हर साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब आप सब पूछोगे कि 4 फरवरी को ये मनाया तो जाता है दिवस, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी अगर बात करें अपने, तो जो विश्व कैंसर दिवस है इसकी शुरुआत होती है 2000 से। कब होती है? सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई। अब सन 2000 में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। किसको लेकर हुआ था? कैंसर को। ठीक है, कैंसर को लेकर एक शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर बात करें ये हुआ कहाँ था, ये सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ठीक है, पेरिस में कब हुआ था ये सम्मेलन? ये हुआ था 4 फरवरी को। कब हुआ था? 4 फरवरी सन 2000 को ये सम्मेलन हुआ। उसी के दौरान विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत की गई। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। देखो, विश्व कैंसर दिवस अलग है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अलग है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नवंबर। ठीक है, ये दोनों डेट अलग हैं, दोनों आपको याद रखनी है। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, और 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और अगर बात करें अपने 2024 की, 4 फरवरी 2024 को कैंसर दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? अगर थीम की बात करें तो क्लोज द केयर कैप। क्या थी थीम? क्लोज द केयर कैप। क्लोज द केयर कैप, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी दिवस मनाया जाता है उस दिवस की एक थीम रखी जाती है और वो थीम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। ये सभी अपनों ने डिटेल से पढ़ा। विश्व कैंसर दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई, हर साल कब मनाया जाता है, कौन सा सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, और अगर बात करें अपने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। अगर बात करें अपने विश्व कैंसर दिवस की, ठीक है, तो इसके किसके द्वारा मतलब कि किया गया, किसके द्वारा ये बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ। और अपना इसी के साथ में राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। तो वर्ल्ड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और विश्व मातृ भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें पराक्रम दिवस की तो वो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर अपने बात करें किसकी, विश्व हिंदी दिवस की, तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर संस्कृत दिवस की बात करें तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस पे आप। हाल ही में भारत सरकार ने किसको भारत रत्न से सम्मानित किया है? देखो, अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन, लाल कृष्ण आडवाणी। इनको हाल ही में क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इससे पहले अपनी जो राष्ट्रपति हैं, इससे पहले जो अपने राष्ट्रपति हैं
कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने क्या घोषणा की थी? इन्होंने घोषणा की थी कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। अब ये जो अपने कर्पूरी ठाकुर हैं, अगर इनकी बात करें, इनको ये जो भारत रत्न है कब मिला है? मरणोपरांत इनकी ये घोषणा की गई है, ये भी आप याद रखोगे। अगर अपने बात करें लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करते हैं, तो ये कौन है? ये बीजेपी के नेता हैं। कौन है? बीजेपी के नेता हैं। और इनकी एक रथ यात्रा हुई थी, कब हुई थी? 1990 में। 1990 में एक इनकी रथ यात्रा हुई थी, वो आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? वो बीजेपी के लिए एक उदय मतलब कि बीजेपी का राजनीति में उदय और लेकर गई थी। और अगर बात करें अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो ये क्या रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कराची में। कब हुआ था? जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को। इनका ये भी आप लिख लो यहाँ पे, जन्म कब हुआ था इनका? 8 नवंबर 1927 को। कहाँ हुआ था इनका ये जन्म जो हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर अपना क्या हो गया? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट अपने देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। तो 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म होता है। 1936 से 1942 कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई है। 1970 में राज्यसभा में इन्होंने प्रवेश किया है। जून 2002 से मई 2004 तक देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद सिंध से दिल्ली आए हैं। और 1986 की बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। ये फोटो आपको सही दिखाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इनकी जन्म जयंती से पहले सरकार का ऐलान, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया है? ये कौन सा राज्य हो सकता है? ये वही राज्य है जहां पर कितनी नदियों? 5 नदियां, ठीक है। 5 नदियों के कारण इस राज्य का नाम क्या है? पंजाब राज्य है, ठीक है। और इस राज्य में जो 5 नदियां, उनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलज नदी है, जो कि उत्तर भारत की सदानीरा नदी है। और उसका पुराना नाम भी आपको पता है, शतुद्री उसका पौराणिक नाम है। अगर राइट आंसर अपना क्या हो गया? पंजाब राइट आंसर हो गया है। तो बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा इन्होंने किसको दिया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा इन्होंने सौंपा था। अगर इनकी बात करें, ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे? पंजाब के 29वें राज्यपाल थे। कब इन्होंने राज्यपाल पद ग्रहण किया था पंजाब में? तो इन्होंने 2021 में इन्होंने 29वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। और अगर बात करें, इन्होंने 16वें प्रशासक के पद से भी इन्होंने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। 16वें प्रशासक पद से भी क्या दे दिया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 29वें नंबर के राज्यपाल थे, 16वें प्रशासक पद पे ये थे और इन्होंने अभी यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया है। अगर बात करें अपने इनकी कि पंजाब से पहले कौन कौन से राज्य में राज्यपाल रह चुके हैं, तो तमिल, असम और मेघालय। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, असम और मेघालय। इन तीनों राज्यों के भी क्या रह चुके? पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में कौन से राज्य से इन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो पंजाब राज्य से। किन्होंने? बनवारी लाल पुरोहित जी ने 29वें नंबर के राज्यपाल थे, 16वें प्रशासक पद पर ये थे और इन्होंने यहाँ से भी क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ये आपको याद रखना है। और ये क्या रह चुके? 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? 3 बार सांसद भी है रह चुके हैं। और अगर बात करें अपने मध्य भारत की, एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, कौन सा? द हितवाद। कब का? ये मध्य भारत का ये सबसे फेमस अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, जिसके क्या रह चुके हैं? मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? ये मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। द हितवाद क्या है? एक न्यूज़पेपर है। और राइट आंसर अपना क्या हो गया? पंजाब राइट आंसर हो गया। बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा किसको सौंपा?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक पुरोहित का इस्तीफा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने व्यक्तिगत कारणों के चलते हवाला देते हुए शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है और पुरोहित 83 वर्ष की उम्र में अपने त्याग पत्र लिखा है उन्होंने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कौन से नंबर के राज्यपाल थे, 29वें नंबर के राज्यपाल थे, और चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर कौन से नंबर के थे, ये 16वें नंबर के थे। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। अब ये जो मुख्य सलाहकार जिन्हें नियुक्त किया गया उनकी बात अगर अपने करें तो उनका नाम है पवन कुमार। क्या नाम है? पवन कुमार है। 2024 में वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये क्या थे? अतिरिक्त मुख्य सलाहकार थे। इससे पहले क्या थे? अतिरिक्त मुख्य सलाहकार। ये आपको याद रखना है। अभी इनको क्या नियुक्त किया गया? मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये कौन से बैच के अधिकारी रह चुके हैं अगर बात करें तो भारतीय लागत लेखा सेवा के 1992 बैच के। कब के? 1992 बैच के। 1992 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन से अधिकांश विभाग के अगर बात करें अपने तो भारतीय लागत लेखा सेवा के ये अधिकारी भी रह चुके हैं। और इन्होंने पदभार ग्रहण कब किया अगर बात करें, इन्होंने ये जो पदभार ग्रहण किया, मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ये जो पदभार इन्होंने ग्रहण किया 1 फरवरी 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। लेवल कौन सा अगर पूछ लें तो लेवल 17। कौन सा लेवल है इनका? लेवल 17, जो कि शीर्ष स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है? ये शीर्ष स्तर होता है। ये भी याद रखना है। 1 फरवरी 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया, लेवल 17 पर किया। राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया, जो कि 1992 बैच के भारतीय लागत लेखा सेवा अधिकारी पवन कुमार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत के रूप में कार्यभार संभाला है। कब संभाला है इन्होंने कार्यभार? 1 फरवरी को। कब संभाला है? 1 फरवरी 2024 को ये कार्यभार इनके द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में हरियाणा में सूरजकुंड मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? जो ये सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले तो हमने ये देखते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। अब हरियाणा तो सभी को पता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका जो आयोजन किया गया सूरजकुंड ग्राउंड में। अभी सूरजकुंड ग्राउंड कहाँ है? फरीदाबाद। कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना। और इसमें अपने से पूछा गया कौन सा संस्करण है। संस्करण से पहले अपने देखेंगे इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो इसका आयोजन 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। कब से? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका कौन सा संस्करण है? 37वें नंबर का इसका संस्करण है। ये आपको याद रखना है। सूरजकुंड मेला, इसका संबंध कौन से राज्य से है? हरियाणा राज्य से है। सूरजकुंड ग्राउंड फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और इसका अगर पूछ ले आपसे थीम स्टेट, कौन सा पूछ ले? थीम स्टेट पूछ ले आपसे, तो थीम स्टेट कौन सा है इस बार? इस बार है गुजरात। और अगर आपसे पूछे, ये तो हो गया 2024 का। कब का? 2024 का। अगर 2023 का आपसे थीम स्टेट पूछ ले तो 8 राज्य थे। पिछली बार कितने थे? 8 राज्य थीम स्टेट रहे थे। अगर आपसे ऐसे पूछे कि गुजरात इससे पहले सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कब रहा था, तो 1997 में। कब रहा था? 1997 में भी गुजरात क्या रहा था? थीम स्टेट रहा था। और 2023 में 8 राज्य थे और इस बार 2024 में गुजरात राज्य को थीम स्टेट रखा गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? अगर आपसे पूछ ले उद्घाटन के बारे में, तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और राइट आंसर अपना क्या हो गया? सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अपने सूरजकुंड मेला। ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला है। ये इस टाइप का मेला लगता है कहाँ पर? फरीदाबाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बजट 2024 में शीर्ष भारतीय सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी देश कौन सा है? तो अपने 2 देश देखेंगे। पहले नंबर पर कौन सा देश है जिसने भारत से सहायता प्राप्त की है और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर जो है वो उसकी बात करें तो भूटान। पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर भूटान है। कितने की सहायता इसको की गई है? इसको की गई है 2397.98 करोड़। इतनी ये सहायता भारत के द्वारा की गई है। कितनी है इसकी सहायता की गई? 2398.97 करोड़। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर अगर अपने देखें तो दूसरे नंबर पे अपने देखें तो मालदीव, कौन सा देश है? मालदीव की सहायता की गई है लगभग कितने 770 करोड़ लगभग, ठीक है, इतने की ये सहायता की गई है, ये आपको याद रखना है। और किस में ये बताया गया? बजट 2024 जो भी अंतरिम बजट पेश किया गया था, किनके द्वारा पेश किया गया है? अपनी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। और पूछा गया है कि भारतीय सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी देश कौन सा है? तो भूटान अग्रणी देश है, सबसे पहले नंबर पर है भारत से सहायता प्राप्त करने के मामले में। ये निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने अभी अंतरिम बजट पास किया है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए कौन से पोर्टल का अनावरण किया है? अभी अगर बात करें अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक और पोर्टल था, कौन सा पोर्टल था? इसकी बात करें अपने मासी पोर्टल, कौन सा पोर्टल था? मासी पोर्टल था, जो कि बच्चों की देखभाल के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया अपने से कि बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो एक तो है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है और दूसरा जो पोर्टल है घर पोर्टल है। तो उपयुक्त दोनों जो लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा किए गए हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। अगर अपने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जो पोर्टल है इसके द्वारा क्या होता है कि जो लापता बच्चे हैं, जो बच्चे खो गए हैं, उन जानकारी रखता है, उन पर निगरानी रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अपने घर पोर्टल की बात करें तो घर पोर्टल की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनिट। क्या है? गो होम एंड री यूनिट। इसका मतलब क्या है? एक तो बच्चों की घर वापसी दी जाएगी, दूसरा प्रत्यार्पण जहां तक संभव हो सकेगा बच्चों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। तो घर पोर्टल और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगर बात करें अपने केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। ये नाम आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा? स्मृति ईरानी, जो राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। कौन है? स्मृति ईरानी। ये अपना कौन सा पोर्टल है? ये पोर्टल है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है, जिसके लिए द प्रोसेस इज गेटिंग टू बी इजी एंड इंश्योर रेस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मिसिंग एंड वल्नरेबल चाइल्ड्स। जो लापता हो चुके हैं बच्चे, उनकी निगरानी रखने के लिए कौन सा पोर्टल है? ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है। नेक्स्ट है घर, गो होम एंड री यूनिट। ये किसके द्वारा? NCPCR डिजाइन पोर्टल है ये, फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपटेशन ऑफ चाइल्ड। ये दोनों पोर्टल है, किसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? ये किए गए हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिनके मंत्री की बात करें कौन है? स्मृति ईरानी। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर है वो तो क्या है? उपयुक्त दोनों, ट्रैक चाइल्ड और घर पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआई से संबंधित है। यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यूपीआई की जो सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा? अगर उसकी बात करें तो उस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? उस देश के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल, कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो उस देश के क्या है? राष्ट्रपति है। अभी ये हाल ही में कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ क्या किया था? बातचीत की थी। किसके बारे में बातचीत की थी? यूपीआई के बारे में बातचीत की। और अभी हाल ही में कौन सा देश हो गया ये? फ्रांस। कौन सा यूरोपीय देश हो गया? फ्रांस हो गया, जिसने यूपीआई सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और इसने अभी क्या किया? अभी हाल ही में इसने जो किया, इन्होंने जो पेरिस का जो एफिल टावर है, किसका? पेरिस का एफिल टावर। इसकी जो टिकट बुक कर सकते हो आप, इसकी टिकट बुक कर सकते हो। किसके माध्यम से बुक कर सकते हो? यूपीआई के माध्यम से बुक कर सकते हो, ये आपको पता है। और पहला देश कौन सा? यूरोपीय फ्रांस है, जिसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो है, जो भी हाल ही में कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। जयपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो उनसे मिले और उनसे बातचीत की। किसके बारे में की है? यूपीआई के बारे में की है। अगर अपने यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? यूपीआई को लॉन्च किया गया था 2016 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीआई 2016, ये भी याद रखोगे।
और अपने बात करें किसकी, एनपीसीआई और जो फ्रांस की लायरा कलेक्ट है, इन्होंने इसके साथ समझौता किया है। किसने किसने समझौता किया है? एनपीसीआई प्लस फ्रांस की लायरा कलेक्ट, इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। किसको? यूपीआई को शुरू करने के लिए। कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नागेश ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? अब जो नागेश ट्रॉफी जीतने वाला जो राज्य है वो राज्य है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक जो राज्य जीता है किसको हराकर जीता है? ये आंध्र प्रदेश को हराकर जीता है। कितने विकेट से हराया है? 9 विकेट से। तो राइट आंसर तो अपना क्या हो गया? कर्नाटक राइट आंसर हो गया। विजेता राज्य हराया गया। किसको हराया गया? आंध्र प्रदेश को हराया। कितने विकेट से? 9 विकेट से। कितने विकेट से हरा दिया इसको? 9 विकेट से हरा दिया। और अगर बात करें अपने नागेश ट्रॉफी की, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इनका नाम जो रखा गया है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट एसोसिएशन, ये नाम है, याद रखोगे आप, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष कौन? एसपी नागेश। इनकी समृद्धि में कौन सी ट्रॉफी स्टार्ट की गई? नागेश ट्रॉफी। और इस बार इसको 2023-24 में जीतने वाला राज्य कौन सा हो गया? कर्नाटक ने जीता है। किसको हराकर? आंध्र प्रदेश को हराकर। कितने विकेट से हराया है? 9 विकेट से हराकर। विजेता कौन रहा है इसमें? कर्नाटक विजेता रहा है। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने आज का अपना जो करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र की ओर से महागौरव 2024 पुरस्कार जीता है? ये जो महागौरव 2024 का पुरस्कार है, ये जीतने वाले कौन है? निखिल वाघ। कौन है? निखिल वाघ ने जीता है। अगर इनकी बात करें अपने तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा गोवा शिपयार्ड में वर्तमान अधिकारी हैं। कहाँ पर हैं? गोवा शिपयार्ड मंत्रालय में ये क्या है? अधिकारी हैं। ये आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये आप याद रखोगे। राइट आंसर अपना क्या हो गया? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो ये थे अपने डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस। ये निखिल वाघ ने डिप्टी सीएम अजीत पवार से महागौरव 2024 पुरस्कार मिला है। अच्छा, 2024 का जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया है? इन्हें डिप्टी सीएम अजीत पवार के द्वारा दिया गया है। ये सभी जो अपने डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए समाप्त। अब अपने स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो सबसे पहले देखें कंप्यूटर के जनक जिन्हें बोला जाता है कौन है? चार्ल्स बेबेज है। उसके बाद अगर अपने देखें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें किसकी? सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसे कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगर अपने बात करें किसकी? अगर अपने बात करते हैं एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। अगर अपने बात करें एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। कौन सा था? CDC 6600। कब बना था ये? 1964 में। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 है। कब बना था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये थे अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास की जो PDF है उसके लिए आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में PDF प्राप्त कर सकते हैं। और GK बाय अजय सर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको विजन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी जानकारी है ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की वो प्राप्त हो जाएगी। क्लास का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त किया जाएगा। और काफ़ी अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए पाने के लिए आप GK बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।